हेलो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो मैं आपको फ़ॉर्मूला शीट दे रहा हूँ, ठीक? अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगा। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे इसको अप्लाई करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, पहले मैं आपको फ़ॉर्मूला शीट आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए भैया, उम, ये रही आपकी फ़ॉर्मूला शीट। ये मैं इसे फुल स्क्रीन पे लाता हूँ पहले, ठीक। आपको आपकी स्क्रीन पे फ़ॉर्मूला शीट दिख रही होगी, दिख रही है भैया सभी को? ठीक है, बहुत सही। आप लोग चाहें तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1 सेकंड इसको हटाते हैं, ठीक। तो अब आप लोग इसमें देखिए, मैंने इसमें सभी चैप्टर्स नहीं, ये फ़ॉर्मूला शीट 1 थी, अभी फ़ॉर्मूला शीट 2 भी मिलेगी आपको। तो इस 1 में मैंने क्या किया, इस 1 में मैंने सिर्फ़ 3 चैप्टर प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन तीनों को छोड़कर बाकी चैप्टर्स को इसमें कवर कर दिया है, ठीक। इनको हम लोग अगली फार्मूला शीट 2 में कवर करेंगे, ये तीनों चैप्टर। तब तक के लिए इसको देखिए। तो जो हमारा पहला चैप्टर आता है, चैप्टर 1, चैप्टर 1 में हमारे सिर्फ एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि दो नंबर्स हों, उनका एचसीएफ मान लेते हैं। दो नंबर्स, उसमें से फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर क्या है भैया, बी। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। इन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसमें सिर्फ यही फार्मूला लगना है और कोई अलग से फार्मूला नहीं लगेगा। चलिए भाई, अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर हमारा ये बात करता है, पहले तो आप लोग एक बात सुनिए भाई, जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। यहाँ पर ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। सर व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। सी क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट टर्म कहलाता है। सी क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी डिग्री कितनी है, 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितना आता है, 2 आता है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरोस क्या आती है, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी बेटा, 2 होगी। फर्स्ट वाले जीरोस को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले को बीटा। क्वेश्चन ये कहेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा ये जीरोस के बीच की रिलेशनशिप होती क्या है। जीरोस के बीच यानी अल्फा और बीटा के बीच में दो ही रिलेशन है। पहला है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। सर बी अपॉन ए कहाँ से आएगा, बी अपॉन ए ये इक्वेशन जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी वहां से निकल कर आएगा। फिर अगला आता है बेटा, अगला आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा होता है और ये हमारा होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, जो कि हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए। बिल्कुल सही। चलिए, ये आपके कौन से चैप्टर के हुए, सेकंड चैप्टर के। इसको हटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो मैं सिर्फ फार्मूला पे बात कर रहा हूँ, बाकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आता है चैप्टर 3। नाम क्या है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सुनिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी होंगी किस तरह से। एक इक्वेशन होगी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन होगी a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अच्छा, ये दोनों जो इक्वेशन है ये किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, लाइन को। पहली वाली भी एक लाइन को कर रही है और दूसरी वाली भी एक लाइन को। दैट मीन्स हमारे पास अब कितनी लाइंस हैं, दो लाइंस। दो लाइंस है तो इसका अर्थ ये हुआ दो लाइंस कहीं भी हो वो दो कुछ तरीकों से रह सकती। पहली बेटा दो लाइंस है, पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये, तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। ये लाइंस कैसी हैं,
इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बेटा कैसी है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये रही पहली लाइन, और जब इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, इसको क्या बोलते हैं भैया? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे इसको? कोइंसिडेंट लाइन। हमको इक्वेशन दे देगा, फिर हमसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन B2 के। यहाँ से A1 की वैल्यू निकालेंगे, जो पहली इक्वेशन दी होगी वहां से A1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसकी निकालेंगे? A2 की, फिर B1 B2 की। ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्टिंग। और इनका सोल्यूशन यूनिक होता है। इनका सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक होता है। इनका सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक। आगे सुनिए, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अगर A1 अपॉन A2 बराबर आ जाए B1 अपॉन B2 के, लेकिन फिर अब हमको चेक करना पड़ेगा C1 और C2 को। अभी तो मैंने इन्हीं दोनों को चेक किया, फिर उसके बाद में किसको चेक करना पड़ेगा? बचे हुए C1 और C2 को। अब हम C1 और C2 का रेशियो निकालते हैं, देखते हैं अगर तीनों बराबर आ जाते हैं या नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं आया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइन को। और अगर ये आ गया तो ये करेगा अपनी कोइंसिडेंट लाइन को। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइन को। और इसमें एक कहानी सुनिए, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन से मतलब क्या? सॉल्यूशन से मतलब होता है जहां पर ये एक दूसरे को कट करती है या एक दूसरे को टच करती है। अपना कॉमन सेंस लगाओ और बताओ, दो लाइंस हैं, अगर इंटरसेक्ट कट कर रही है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही होंगी, इसलिए उसका यूनिक। यूनिक का मतलब ओनली वन, जिसके जैसा और कोई नहीं, इसका ओनली वन सॉल्यूशन। अब सुनिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या एक दूसरे को टच या कट कर रही हैं? जब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, तो इसका नो सॉल्यूशन। फिर आगे सुनिए, ये कोइंसिडेंट लाइन है। पहली लाइन पहली के ऊपर ही, ये हमारी रही पहली लाइन, और पहली के ऊपर ही दूसरी लाइन। जब ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये एक जगह पर तो टच नहीं कर रही होंगी, तमाम जगहों पर टच कर रही होंगी। तो इसके बेटा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक। एक टर्म और सुन लीजिए, पूछता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन ना हो इनकंसिस्टेंट। इसका एक सॉल्यूशन था कंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट। ये बताओ मैनी सॉल्यूशन। अरे हमको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे हजार सॉल्यूशन हो। एक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट, और बहुत सारे हैं तब भी कंसिस्टेंट। ठीक। ये तो आपकी कहानी थी लाइंस को लेकर के। अब इसमें आपको लाइंस देगा, हो सकता है ये पूछ ले पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या क्या क्या, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक बात। अगर ये नहीं पूछा, फिर पूछेगा भाई साहब मेरे को ये बताओ कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। आपको दो लाइंस देगा, फिर उनका सोल्यूशन पूछेगा, दो लाइंस देगा फिर उनका सोल्यूशन पूछेगा। कैसे पूछेगा आओ भाई बताता हूँ। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, पहले तो तीन थे अब दो ही बचे हैं। पहला है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन देखो, याद करना सीखो। ई से इलिमिनेशन और ई से ही होता है इक्वल, यानी इलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है? सर जी इक्वल बनाया जाता है। इलिमिनेशन मेथड में इक्वल बनाया जाता है, इलिमिनेशन मेथड में इक्वल बनाया जाता है। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है? ये रही हमारी पहली इक्वेशन, ये रही हमारी पहली इक्वेशन, यहाँ लिखता हूँ, ये रही हमारी पहली इक्वेशन। पहली से निकाल के किस में पुट करो? दूसरी में। पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालो एक्स है वाई की, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालो एक्स है वाई की, किस में पुट कर दो? दूसरे में। या ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरे से वैल्यू निकाल करके किस में लगा सकते हैं? पहले में। दूसरी इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और पहले में पुट कर दो। ठीक है। दो मेथड हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला इलिमिनेशन, ई से इलिमिनेशन ई से इक्वल। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? पहले से निकालते हैं दूसरे में रखते हैं, और दूसरे से निकालते हैं पहले में रखते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 का नाम बताएं भैया एक बार सभी लोग। चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 का नाम क्या है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2। चलो भाई आगे सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा, ए क्या है? ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। हाँ भाई विष्णु, बता चुके दोबारा? अच्छा, हाँ वो सेकंड जो चैप्टर है हमारा उसमें भी यही इक्वेशन है और सेम कहानी है, इसमें भी वही इक्वेशन तो सेम है ना, तो हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सेम जैसे सेकंड चैप्टर में था। ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कांस्टेंट टर्म, बिल्कुल उसी की तरह सेम है। ठीक है चलो भाई आगे सुनो। अब इसमें जो आगे कहानी आएगी वो इनको फैक्टराइज करने की आएगी, इसको सॉल्व कराते हैं। कहते हैं इसको सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, सॉरी एक्स की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ? एक्स की वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है? नेचर बताने का। किसका? रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स। किसका बेटा? नेचर ऑफ रूट्स। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सुनिए आगे, अगर डी की वैल्यू आप सॉल्व करें, अच्छा बी ए और ये सी कहाँ से आएगा? ये सब यहाँ इस इक्वेशन से निकल कर आएगा। अगर डी की वैल्यू प्लस की आ जाती है, ठीक, अरे भाई आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या होगा? डी की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। क्या हो सकती है? या तो प्लस की 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 हजार आए, ठीक, या हो सकता है डी की वैल्यू माइनस में 1 2 3 4 10 15 20 कुछ भी आए, ठीक, या ये हो सकता है डी की वैल्यू क्या आ जाए? 0, या डी की वैल्यू, ठीक, प्लस आ सकती है, 0 आ सकती है और माइनस की आ सकती है। अगर प्लस की आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। प्लस पे क्या होते हैं? अनइक्वल। अगर 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर माइनस के आ जाते हैं तो इमेजिनरी। यानी अगर माइनस आता है तो इसका मतलब उसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। चलिए भाई आगे सुनिए। अब जो मेन फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जिसे हम लोग श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं, उसको सुनिए। ये होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी लिख लो, जो वैल्यू यहाँ डी की निकल कर आए। अच्छा, इस फार्मूले को लगाने से पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपने डी की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं निकाले हो तो फिर डी का वहाँ फार्मूला लिखो। क्या होता है डी का फार्मूला? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। उससे बढ़िया आप डी की वैल्यू निकाल के सीधे डी की वैल्यू यहाँ पर रखिए। नीचे क्या आएगा? 2a। ये अपना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला। ठीक भाई, आगे बढ़े। चलिए बहुत सही, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सुनो, चैप्टर नंबर 5 दैट इज एपी। चैप्टर 5, क्या नाम है चैप्टर 5 का? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सुनो भाई, ये हम लोगों का एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? सबसे पहले तो अगर आप लोग ये, अच्छा फार्मूला शीट आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग पूरा चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, तो बहुत छोटी छोटी बेसिक बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बातें दोबारा नहीं बताई जाती हैं भाई। फर्स्ट टर्म क्या होता है? किसी एपी का फर्स्ट टर्म, जो उसका पहला टर्म दैट इज ए। फिर दूसरी बात, उसका बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन डिफरेंस को डी से। इसी पर हमारी पूरी एपी डिपेंड करती है। अगर आप लोग एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजों को ढूंढिएगा। पहला ढूंढिएगा उसमें फर्स्ट टर्म, और दूसरा ढूंढिएगा कॉमन डिफरेंस। अगर एपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ भी दे रखा हो, दो चीजें निकालने का प्रयास करना, पहला तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। सुनो भाई, इसके जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म,
जनरल टर्म का मतलब होता है हमें कोई एपी बनानी है, कितने इनफाइनाइट टर्म्स तक, उसका फार्मूला क्या होगा। पहला टर्म होता है किसी भी एपी का A1, दूसरा टर्म होता है A2, तीसरा टर्म होता है A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर हम लोग फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो पहला तो हो गया A, अगला होगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट डॉट डॉट। आगे चलती ही चली जाएगी इनफाइनाइट तक, जहां तक भी हमको निकालने हो टर्म्स। ये होता है जनरल टर्म, यानी जर्नल फार्मूला एपी को निकालने का, किसी भी टर्म्स को निकालने का ये जनरल फार्मूला, किसी भी एपी के टर्म्स को निकालने का ये क्या है, जनरल फार्मूला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वो आपसे पूछे यंथ टर्म, कौन सा यंथ टर्म, कहाँ से, फ्रॉम स्टार्टिंग। यंथ टर्म पूछे वो भी कहाँ से, स्टार्टिंग से। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर वही ये काम करे यंथ टर्म फ्रॉम लास्ट, कहाँ से पूछे, लास्ट से। अच्छा फार्म रिप्रेजेंट इसको भी ए एन से ही करेंगे, किससे करेंगे, ए एन से ही। लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा, बहुत कायदे सुनिए। आप चलते चले गए यहाँ से चले 2 4 6 8 डॉट 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 28, कहाँ तक गए, 28 तक, ठीक। आ रहा है भाई, आ रहा है, ठीक। ये आपका ए हो गया, ये A2 हो गया, ये 3 3, ये क्या हो गया लास्ट। मैं लास्ट से पूछूं इसका फोर्थ टर्म बताओ, ये कहानी है यहाँ पर सुनिए। इसका फार्मूला होता है यल प्लस एन माइनस वन माइनस डी। यल क्या है अपना लास्ट टर्म, फिर क्या लिखा एन, जो टर्म पूछ रहा है लास्ट से थर्ड पूछ रहा है फोर्थ पूछ रहा है वो वाला, और फिर डी क्या है कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ डी किसका है, माइनस का, बहुत कायदे से किसका है, डी माइनस का। आगे सुनो, फिर आता है इसमें सम वाली कहानी। सम पूछता है, सम का फार्मूला होता है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला है। अच्छा कभी कभी हमको लास्ट टर्म दे रखा होता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये कब अप्लाई होता है, जब हमको लास्ट टर्म दे रखा हो तब इसको अप्लाई करेंगे, अन्यथा की स्थिति में ऊपर वाला ही लगाया जाएगा। ठीक भाई आगे बढ़ता हूँ और सुनो मेरी बात को। आगे आता है चैप्टर नंबर 6, इसमें बस इतने फार्मूले। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, ये होता है जनरल जर्नल फार्मूला, ठीक ये रहा। और फिर nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, सम ऑफ टर्म्स, ठीक। हटाता हूँ मैं। आगे आया हमारा चैप्टर 6, बहुत कायदे सुनिए भाई, चैप्टर 6 बहुत बढ़िया चैप्टर है। सुनिए क्या कहता है आपका चैप्टर 6, नाम क्या है चैप्टर 6 का, ट्राइंगल। क्या नाम है चैप्टर का, ट्राइंगल। ये पूरा चैप्टर दो सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपके बात करता है बीपीटी की, और दूसरा बात करता है सिमिलरिटी की। बच्चे को बहुत कंफ्यूजन है सी में, अरे यार, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक। पहला पार्ट आपका बात करता है बीपीटी का, दूसरा पार्ट बात करता है सिमिलरिटी का। अब ये सुनो, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन है, सर हम बीपीटी का क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे, कब हमसे सिमिलरिटी कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। बीपीटी की सबसे बड़ी पहचान सुनिए, बीपीटी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें क्या दे रखा होगा बेटा, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी, लाइन। बीपीटी जो है वो किसकी बात करता है, पैरेलल लाइंस। बिना पैरेलल लाइंस के बीपीटी का क्वेश्चन हो नहीं सकता है। अब इसमें की पॉइंट सुनिए, अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल, तो साइड का रेशियो, साइड का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो साइड का रेशियो बराबर। अगर साइड का रेशियो बराबर, अगर साइड का रेशियो कैसा है, बराबर, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। अगर साइड का रेशियो बराबर है तो लाइंस बेटा कैसी होंगी, पैरेलल। सुनिए बीपीटी की पहचान, उसमें पैरेलल लाइंस का जिक्र करेगा। दूसरी बात, तो अगर लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो बराबर, अगर साइड का रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल। आगे बढ़ते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आपको दो ट्रायंगल देगा,
दोनों में पूछेगा ये कब कब सिमिलर होंगे और कब कब सिमिलर नहीं होंगे। उसके लिए कहानी सुनिए, ट्रायंगल कब कब सिमिलर होंगे। अगर हम किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों का रेशियो दिखा दें बराबर, ठीक, तीनों साइडों का न दिखा पाओ तो दो साइड और एक एंगल दिखा दो, तब भी ट्रायंगल सिमिलर। वो भी ना कर पाओ तो तीनों एंगल्स को अगर आप बराबर दिखा देते हैं तो कैसा होगा बेटा, रेशियो बराबर। तीनों को भी ना दिखा पाओ तो दो एंगल्स अगर आप बराबर दिखा देते हैं, तुरंत दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। ये आपका चैप्टर 6 था, ट्रायंगल। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चलो भाई इसको हटाया जाए। चैप्टर 7, चैप्टर 7 बहुत कायदे से एक बात सुनिए। चैप्टर 7 में सिर्फ 3 फार्मूले हैं। पहला आता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है, डिस्टेंस। अच्छा, इसमें थोड़ी दो बातें अभी और बताऊंगा बढ़िया सी। पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका x1/1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2/2। इन दोनों के बीच की क्या पूछेगा, डिस्टेंस। तो इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक भाई, ये क्या होता है फार्मूला, दो पॉइंट्स इस तरीके से अगर दे रखे हैं उनके बीच का। ठीक, आगे बढ़िए। इसमें आता है फिर मिड पॉइंट। मान लो इन्हीं का मिड पॉइंट पूछ ले, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो यहाँ पर होगा, इसको मान लो पी से लिख लेता हूँ, तो मिड पॉइंट पी क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक बात। आगे सुनिए भाई, अगर मान लो ये कह दे ये मिड पॉइंट ना होकर कि इसको ये कोई दूसरी लाइन कट कर रही है और यम रेशियो एन में, किसमें, यम रेशियो एन में, तो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला दैट इज होता है m(x2) n(x1) m+n, m/2 + n(y1) m+n। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। ये कब अप्लाई करेंगे, जब रेशियो की बात करेगा। अब सुनो भाई, की पॉइंट्स क्वेश्चन में लिख के कहेगा एट एक्स एक्सिस। कहीं भी अगर आपको एट एक्स एक्सिस ऐसा कुछ लिखा मिलता है, इसका मतलब वहां पर बाई की वैल्यू क्या होगी, 0। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। अगर कहीं पर लिखा हुआ आता है एट वाई एक्सिस, इसका मतलब वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर आप x एक्सिस पे चल रहे हैं, ये रही आपकी x एक्सिस, ये रही बाई एक्सिस। अगर आप x एक्सिस पे चल रहे हैं तो इसका मतलब आप बाई पे नहीं जा रहे, तुरंत बाई की वैल्यू क्या, 0। और अगर बाई एक्सिस पे चल रहे हो उसका मतलब एक्स पे नहीं जा रहे हो, तुरंत एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी एट वाई एक्सिस x = 0। तो इसके पॉइंट क्या बनते हैं, 0, बाई। ओके भाइयों, आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात, ये खास बात थी। ठीक भाई, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन में आता है फिर बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या, एक्स एक्सिस पे बाई 0 पॉइंट क्या बनेगा, x, 0। बाई एक्सिस पे x 0 पॉइंट क्या बनेगा, 0, ठीक। आगे बढ़ो। अगला आता है चैप्टर नंबर 8। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री है, अभी रुक जाओ। अगली फार्मूला शीट 2 में उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, उसके बाद चैप्टर 9 भी उसी पर बेस्ड है। आते हैं चैप्टर 10 पे। 10 सर्कल है ना। चलो पहले वो सुनो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसको पढ़ो, बहुत बढ़िया है भाई। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले सुनो भाई, थोड़ा सा बताओ भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल आपने देखा है कैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही करे, गोल गोल होता है। ठीक भाई, ठीक। ये क्या रहा, सर्कल। ये क्या है सर्कल का सेंटर, दैट इज ओ। ये क्या है सर्कल की रेडियस। अच्छा, ये चीज क्या है सर्कल की, सरकमफेरेंस। ठीक, आया ना। ठीक, एक बात बताओ, ये क्या थी, सर्कल की रेडियस। ठीक, अगर इसी को फुल कर दें तो ये क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। और ये चीज क्या है सर्कल की, इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। ठीक, आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा सेक्टर और एक आएगा सेगमेंट। दोनों बातों को मैं बहुत आराम से समझाता हूँ। पहले इसको हटाता हूँ। ये बेटा रहा सर्कल, ये इस तरीके से अगर कुछ निकलता है तो इसको कहते हैं सेक्टर। और इसको अगर यहाँ से काट दें तो ये ऊपर वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, सेगमेंट। ये क्या है, सेक्टर। अगर इसको कलर कर दूं, ठीक, सुनो, पीजे के टुकड़े की तरह दिखने वाले को सेक्टर कहते हैं।
जो हमें पिज़्ज़े के टुकड़े की तरह दिखे उसे क्या नाम देंगे? सेक्टर। और जो बिस्किट के टुकड़े की तरह दिखे उसको क्या नाम देंगे? सेगमेंट। जो बिस्किट के टुकड़े की तरह दिखेगा उसको क्या नाम देंगे? सेगमेंट। अब इसमें एक कहानी सुनिए बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर थीटा, अरे भैया थीटा ये यहाँ जो ये बनेगा इसको नाम देंगे थीटा। क्या नाम देंगे? जो एंगल यहाँ पर बनेगा उसको क्या नाम देंगे? थीटा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। बेटा लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? ये चीज लेंथ ऑफ आर्क जिसकी थ्रू ये सेक्टर बना है। लेंथ ऑफ आर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर 2 पाई। ठीक, आगे सुनो, आगे बढ़ता हूँ। आगे ये बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। बेटा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है, देखो पेरीमीटर क्या मतलब होता है? जो उसको कवर कर रहा है। तो इसको देखो, इस सेक्टर को अगर कवर करना है तो किधर से करोगे? एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, कितनी हो गई? 2 रेडियस। और ये क्या है अपना? लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल। तो आर ये प्लस एल यानी 2r प्लस एल। ये किसका फॉर्मूला था? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। आगे बढ़ता हूँ और सुनो बात को, आगे बढ़ता हूँ और सुनो बात को। अगला आता है, ये सेक्टर की कहानी खत्म। अगला आता है भाई एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले सुनिए सेगमेंट निकला कैसे। बेटा अगर ये सेक्टर है, यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये ऊपर ट्रायंगल बन गया, बन गया। ये ऊपर क्या बन गया हमारा? ट्रायंगल बन गया। अगर ट्रायंगल से हम लोग किसी भी सेक्टर से, अगर किसी भी सेक्टर से हम लोग इस ट्रायंगल को हटा दें तो जो बचेगा वो क्या रहेगा? वही तो रहेगा सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा। इसका ट्रायंगल की बात करें तो इसका होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बिल्कुल सही बात। अच्छा फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी जो शीट है उस पर लिखा है। जिसको नहीं मिल पाई हो वो भाई यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से अपना प्रिंट करा ले और बहुत बढ़िया। नहीं तो मैं देखो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पर भेज दूंगा। आगे बढ़े, अब क्या चीज़ आ रही? ठीक, इसको हटाते। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बची है। क्वेश्चन आता है 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री। बिल्कुल। कैसे हुए किसी और दिन एक्सप्लेन करेंगे, जब क्वेश्चंस को करेंगे तो बिल्कुल बहुत आराम से बताए जाएंगे। चलो भाई आगे सुनो मेरी बात। आगे फार्मूले आते हैं स्टेटिस्टिक्स के, बहुत ही बढ़िया है। बस उसको खत्म करते हैं फिर ये अपनी वीडियो भी समाप्त हो जाएगी। चलो भाई इसको हटाता हूँ, सुनो भाई। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स। सुनो भाई, व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स? इसमें हमको 3 चीजें निकालनी होती है। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। क्वेश्चन मीन का कैसा है? पहली बात, मीन को रिप्रेजेंट एक्स बार से करते हैं। अब मैं बात करूं विदाउट टेबल की, विदाउट टेबल। अगर कभी भी आपको डाटा बिना टेबल के दे रखा हो, अगर कभी भी डाटा बिना टेबल के दे रखा हो और मीन निकालना पड़े तो उसमें आप लोग उस केस में निकालेंगे सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ये कब अप्लाई करना है? जब विदाउट टेबल के डाटा हो, ऐसे हो 2 4 5 7 और 6 4 3। ये क्या है? विदाउट टेबल डाटा है। इसमें कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। दूसरी बात करें, अगर विद टेबल में दे रखा हो, किसके साथ दे रखा हो बेटा? टेबल के साथ दे रखा, तो इसमें बेटा 3 मेथड आते हैं। पहला आता है आपका डायरेक्ट। कौन आता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट में निकलता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा निकलता है एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन।
इसमें फार्मूला होता है हमारा एज्यूम्ड मीन में फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का फार्मूला होता है एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये किसका है? स्टेप डेविएशन का। फार्मूले की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर जी, फार्मूले तो आपने इतने बता दिए, ये वाला विदाउट टेबल समझ में आ गया कि जिसमें टेबल नहीं दी होगी उसमें लगाएंगे, लेकिन ये तो टेबल के ही है तो इसमें 3 फार्मूले क्यों? सुनो भाई, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए, ठीक, या मैं कहूँ वेरी शॉर्ट में आए, किस में आए? वेरी शॉर्ट में तो डायरेक्ट, शॉर्ट में आए तो एज्यूम्ड मीन, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो स्टेप डेविएशन नंबर के अकॉर्डिंग। और या अगर क्वेश्चन में खुद ही कह दे कि इसको स्टेप डेविएशन से लगाओ तो उससे लगाएंगे। लेकिन भाई अगर ना बोले, सीधे बोले मीन निकालो, तो किससे निकालेंगे? तो नंबर देखेंगे, वेरी शॉर्ट में आया होगा तो डायरेक्ट से, शॉर्ट में आया होगा तो एज्यूम्ड मीन से, और अगर लॉन्ग में गया है तो स्टेप डेविएशन से निकालेंगे। ठीक है भाइयों, ये किसकी बात थी? मीन की। अब आते हैं मीडियन की बात करते हैं। मीडियन की किसकी बात करें? मीडियन। सुनो भाई, मीडियन की अगर बात करूं विदाउट टेबल में, विदाउट टेबल किसमें बेटा? पहले विदाउट टेबल बात करेंगे, विदाउट टेबल। अगर हमको डाटा टेबल में ना दे रखा हो, ठीक, मान लीजिए आपको डाटा ऐसे दे रखा है 2,3,5,4,9,7, 2,4,9,7, इस तरीके से डाटा दे रखा है, रैंडमली डाटा अरेंज है, तो उस केस में क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, असेंडिंग में प्रेफर करता हूँ, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर, या यूं कहें कि आप छोटे से बड़े की तरफ लगाएंगे। किधर से लगाएंगे? छोटे से बड़े की तरफ लगाएंगे। उसके बाद काउंट करेंगे टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6, ऑड है या इवन है। अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो ऑड आ जाती, इफ n इज ऑड, तो मीडियन का फार्मूला रहेगा, n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। बोले भैया, n प्लस 1 n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक भाई, अब उसके बाद इफ n इज इवन, अगर n की नंबर कैसी हो? इवन, तो मीडियन का अपना फार्मूला रहेगा, क्या फार्मूला रहेगा? n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, और इसके अपॉन में 2 और टर्म, टर्म है भैया लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? टर्म। ये कब रहेगा? अप्लाई करना बिल्कुल सिखाऊंगा बेटा, अभी सेट आगे चल के इसी पे सॉल्व कराऊंगा, इसी चैनल पे सारे सेट आपको एक एक ऑनलाइन मिलेंगे। जब मैंने कहा था आपका टेस्ट लेंगे सेट का, तो एक एक सेट आपका इस पे मिलेगा। ठीक, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमको। अब ये आज से कंटिन्यू होगा, तो पर डे आपको एक एक सेट, एक नहीं तो आधा, जितना भी मिलेगा आपको फिलहाल सेट जरूर मिलेगा। एक सॉल्व, एक इंग्लिश मीडियम का और एक हिंदी मीडियम का, 100% मिलेगा सॉल्व। इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन, ये हो गया। अच्छा मान लीजिए अगर आपको टेबल में दे रखा हो विद टेबल, तो इसका फार्मूला होता है मीडियन बराबर l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये किसका फार्मूला होता है? जब आपको डाटा कैसे दे रखा हो? विद टेबल में डाटा दे रखा हो। कब दे रखा हो? विद टेबल में डाटा दे रखा हो। आगे बढ़ते हैं, मोड बहुत छोटा टॉपिक है, यहीं पर खत्म करते हैं। मोड, अगर विदाउट टेबल की बात करें तो जो ज़्यादा बार आ जाए, जो ज़्यादा बार आया हो, जो ज़्यादा बार आया हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही उसका क्या होगा? मोड होगा विद आउट टेबल में। अगर विद टेबल की बात करें, विद टेबल की बात करें तो उसमें मोड का फार्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये कब होता है? जब बेटा डाटा कैसा हो हमारा? विद टेबल में हो। इसी के साथ आपके लगभग सभी चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर हमारे बचे हैं, उनको मैं अगली, ये फार्मूला शीट 1 थी, आपने उसमें देखा होगा ऊपर लिखा था फार्मूला शीट 1, ये हमने फार्मूला शीट 1 में कवर किया है। अगली आएगी फार्मूला शीट 2,
बस 2 ही फार्मूला शीटों में आपका 100% कवर। चाहता तो मैं उसी में लिख सकता था, लेकिन फिर बहुत लेंथी हो जाता और बहुत कंजेस्टेड जगह में हो जाता। इसलिए मैंने आराम से 2 फार्मूला शीट दी हैं। जिसको चाहिए हो भाई हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर आपको मेरा पता है। ना पता हो तो भाई लिख लो। ठीक, यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको फार्मूला शीट दे दूँगा। ठीक है भाइयों? मिलते हैं अगले में फार्मूला शीट 2 के लिए, तब तक तैयारी बढ़िया से करें। ओके भाई।